हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कंडीशन बेसिकली डिराइव करेंगे कंडीशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन टू डोमिनेट ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। तो हमें पता है सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एनर्जी लेवल है E1, ये एनर्जी लेवल है E2। तो यहाँ पे एटम्स हैं, E1 एनर्जी लेवल में मान लेते हैं N1 एटम्स है और इसमें मान लेते हैं N2 एटम्स होंगे एट एनी टाइम। ठीक है, और ये आपके पास सेम एनर्जी लेवल E1 E2 है और ये भी आपके पास सेम एनर्जी लेवल E1 और E2 है। जैसे ही बाहर से एनर्जी मिली एटम्स को तो एटम क्या करेगा, जंप करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर ये एटम जो यहाँ पे हैं एक्साइटेड स्टेट में है, ये कितने सेकंड तक रहेंगे, 10⁻⁸ सेकंड तक रहेंगे और फिर यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन जैसे ही करेंगे तो एक फोटोन एमिट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी hν बराबर E2 माइनस E1 के बराबर। इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप यहाँ से एटम नीचे आएगा, किसी भी बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये hν निकालेगा। सिमिलरली ये वाला भी नीचे आएगा, ये भी अपना hν निकालेगा फोटोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। फिर इसके बाद है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में आपके पास ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं ये क्या करेंगे, जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेंगे उसी समय यहाँ से एक फोटोन जाएगा hν फ्रीक्वेंसी का और इस एटम से टकराएगा। तो टकराते ही क्या करेगा ये एटम, पहले तो एक फोटोन निकल रहा था स्पॉन्टेनियस में, लेकिन अब दो निकलेगा, एक इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग और एक ये खुद का निकालेगा। तो बेसिकली दो hν निकलेंगे सिंगल एटम से। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी नीचे आने की जैसे ही प्रयास करेगा तो एक एक्सटर्नल फोटोन जाएगा और इससे भी दो निकालेगा और ये आ जाएगा अपना ग्राउंड स्टेट में। सिमिलरली ये वाला एटम भी नीचे आ जाएगा, दो फोटोन निकालेगा, ये वाला भी दो फोटोन एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्टिमुलेटेड एमिशन ये लार्जर होगा अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन से, यदि इफ आपके पास हमने एक कैलकुलेट किया था R1 जो कि हमारे पास आया था ρν B21 अपॉन A21, है ना। तो दो कंडीशन होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन के ऊपर अगर डोमिनेट कर रहा है तो दो कंडीशन, एक तो ρν ज़्यादा होना चाहिए, ρν इज लार्ज, इसका मतलब है कि ये जो फोटॉन्स इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एक्सटर्नल फोटॉन्स की या स्टिमुलेटेड फोटॉन्स की, तब जाकर के आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 1/A21 या B21 शुड बी ग्रेटर देन A21, B21 शुड बी ग्रेटर देन A21। इसका मतलब है कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट शुड बी लार्जर। जनरली क्या होता है, यहाँ पे एटम 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन अगर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि ρν ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये डेंसिटी या फोटॉन्स जो आकर के स्टिमुलेटेड एमिशन करा रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा B21 है ना, क्योंकि R1 ज़्यादा अगर है तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी। B21 ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन A21, सो लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट शुड बी लार्जर। तो दो कंडीशन है, एक है कि ये फोटोन की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंसिडेंट फोटोन या एक्सटर्नल फोटॉन्स या स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स की, और दूसरा ये जो एनर्जी लेवल है E2 यानी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा समय तक यहाँ पे एटम से रुके, ऐसा ना हो कि 10⁻⁸ सेकंड तक रुके तुरंत नीचे आ जाएगा, है ना। कहाँ उसको ये एक्सटर्नल फोटॉन से इंटरेक्ट करने का समय मिलेगा, जितने समय तक यहाँ पे रहेगा उतना ही चांस है कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशन ही हमारा होता है कि इसमें लेजर्स में। तो अगर लेजर हमें बनाना है तो हमारे पास किस प्रकार का एमिशन होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन।
इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब इसमें और इसमें कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो अगर ये डोमिनेट करेगा स्टिमुलेटेड एमिशन तो उसके लिए दो कंडीशन है, एक है कि रोन्यू लार्ज होना चाहिए, दूसरा है ये जो एनर्जी लेवल है इसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो। लाइफ टाइम से मतलब है कि 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके ये स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस के ऊपर हावी होगा या डोमिनेट होगा, डोमिनेट करेगा, राइट। फिर हमारे पास दूसरा है कि स्टिमुलेटेड एमिशन कब एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। स्टिमुलेटेड एमिशन कब आपका एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में R1 डिफाइन किया था, वैसे यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे R2। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि कितने फोटॉन, जितने फोटॉन होंगे उतने एटम इनको ऑब्जर्व करके ऊपर से ऊपर जाएंगे, है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे से यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये वाला ऊपर जाएंगे, यहाँ से वाला। तो जितनी ये डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक है कि यहाँ से फोटॉन ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये रो न्यू के प्रोपोर्शनल होगा, या P12 हम लोग सिंपल लिख सकते हैं B12 प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, रो न्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, इतना हो जाएगा। या अगर हम R एब्जॉर्प्शन लिखें, R एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, B12 N1 रो न्यू के बराबर, यह आ जाएगा R एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इतने के बराबर R एब्जॉर्प्शन B12 N1 रो न्यू के बराबर। सिमिलरली इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा P21 स्पॉन्टेनियस, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास, अब इसमें क्या है, इसमें तो अपने आप ही नीचे आ रहा है एटम, तो फोटॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब इसकी इसमें तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी कांस्टेंट। सो इसलिए बी लेट से ये कांस्टेंट होगी, तो इसको हमने रख दिया नाम A21। तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की जो वैल्यू होगी R, तो जस्ट N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A21 N2, ठीक है, ये मिल गया हमें। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं P21 स्टिमुलेटेड, ये आपके आ जाएगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के, ओके, डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के, है ना। तो P21 स्टिमुलेटेड आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, लेट से कांस्टेंट B21 है और ये रो न्यू। तो B जनरली हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन में, और स्टिमुलेटेड एमिशन में A लेंगे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी एक तरीके का स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, राइट। यहाँ पे बाहर से फोटॉन आकर के इसको दे रहा है एनर्जी, तब जा करके ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। P21 इसमें इतना आ गया, फिर इसको अगर हम R स्टिमुलेटेड लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके 1 सेकेंड, सो दिस इज जस्ट N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N2 टाइम्स रो न्यू, ये हमारे पास आ गया RST। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कब हमारा ये वाला स्टिमुलेटेड एमिशन कब एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं R2, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं R2, ठीक है। तो R2 अगर हम डिफाइन करें, सो लेट से R2 जो हमारे पास है वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में आपके पास है RST, और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में आपके पास RABS, वैल्यू रख देंगे, और इसको हमने मान लिया R2, ये दोनों का रेशियो क्या है, R2 के बराबर है, आप कुछ भी मान सकते हैं XYZ। तो RST की वैल्यू कितनी है, ये है B21 N2 टाइम्स रो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और ये B12 ये है N1 रो फंक्शन ऑफ न्यू। यहाँ से N2 से N2 अपान N1 आ जाएगा, सॉरी, और ये रो न्यू से रो न्यू कैंसिल, सो ये आ गया B21 अपान B12 और N21 अपान N1। फ्रॉम आइंस्टीन्स फार्मूला, या आइंस्टीन्स कोफिशिएंट के लिए जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, B21 और B12 बराबर होते हैं, इसका मतलब R2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा N2 अपान N1।
तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है, सपोज ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एटम आएगा, तो अगर सिंगल फोटॉन निकल रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अगर एक फोटॉन यहाँ से और टकरा गया तो ये 2 फोटॉन निकालेगा, तब जाके स्टिमुलेटेड होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो ये हो रहा है, ये डोमिनेट करेगा एब्जॉर्प्शन के ऊपर अगर N2 मतलब इसमें हायर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो लोअर एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट से। तो इसमें अगर संख्या कम है, N1 की वैल्यू कम है, N2 की वैल्यू ज़्यादा है, तब जाकर के ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन जब N2 बड़ा हो N1 से, तभी तो R2 बड़ा होगा। R2 अगर बड़ा है तो स्टिमुलेटेड एमिशन बड़ा होगा। ओके, so this indicates that stimulated emission dominates over absorption transition if number of atoms in excited state is more than the number of atoms in the ground state। मतलब E2 में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो, E1 में नंबर ऑफ एटम की संख्या कम हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। इसका मतलब है 3 कंडीशन अब हमें मिल गई। 2 कंडीशन हमें मिली थी कि जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, और एक कंडीशन यहाँ से मिल गई कि जब स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो अगर स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा तो जस्ट N2 विल बी ग्रेटर देन N1। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट आर लार्ज, ये होना चाहिए। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक एटम नहीं रहेंगे, 10⁻⁸ सेकंड तक रहेंगे, उसके बाद तुरंत स्पॉन्टेनियस एमिशन में आ जाएंगे, है ना। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा N1 से N2 में या E1 से E2 में नंबर ऑफ एटम की संख्या को पहुंचाया जाता है ज़्यादा, यानी N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जब भी N2 विल बी ग्रेटर देन N1 तो किस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। फिर दूसरा हमारे पास ये जो आया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन विल डोमिनेट ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये कंडीशन मिली थी कि स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, और ये हमें कंडीशन मिली कि स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स ओवर स्पॉन्टेनियस। तो एक ये मिला है और एक रोन्यू मिला है, राइट। So B21 will be greater than, very greater than A21. The excited state has higher life time 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जिस भी एनर्जी लेवल में ऐसा हो कि जिसका जो एनर्जी लेवल है उसमें एटम्स 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा समय तक समय बिता सकें, उसे बोला जाता है मेटास्टेबल स्टेट। रो न्यू इज लार्ज, हमने एक भी पढ़ा था कि स्टिमुलेटेड एमिशन में एक तो ये है कि एटम हायर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक रहें, और दूसरा नंबर ऑफ स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स या एक्सटर्नल फोटॉन्स उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो रोन्यू इज लार्ज, यानी डेंसिटी ऑफ फोटॉन शुड बी लार्जर। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी के द्वारा। इसके द्वारा ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। तो हमने देखा इस लेक्चर में हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आई लेज़र को काम कराने के लिए, या हमारे पास कितनी कंडीशन आई? 3 कंडीशंस, जिसमें से पहला है कि स्टिमुलेटेड डोमिनेट करेगा स्पॉन्टेनियस। उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, एक है कि रोन्यू लार्ज होना चाहिए, रोन्यू इज लार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है, B21 विल बी ग्रेटर देन A21। तो ये जो है इसका मतलब है कि लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का ज़्यादा हो, टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट शुड बी लार्जर। जैसे ही हम बोलते हैं कि रोन्यू इज लार्ज, तो ये कैसे मिलता है हमें, किस प्रोसेस के द्वारा लेजर में किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। और जब हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा हो, तो ऐसा एक्साइटेड स्टेट जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा होता है, उसे बोला जाता है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल
स्टेट। फिर हमारे पास एक तीसरा है कि स्टिमुलेटेड एमिशन जब एब्जॉर्प्शन के ऊपर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, तीसरा हमें मिलेगा, और वो ये है कि N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए, और इसको बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, किसी लेजर को वर्क कराने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ये सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। डेंसिटी ऑफ फोटॉन ज़्यादा होना चाहिए, लाइफ टाइम यानी एक मेटास्टेबल स्टेट हो या एक से अधिक मेटास्टेबल स्टेट हो, और दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो लेजर को वर्क कराने के लिए, लेजर वर्क किस में करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो स्टिमुलेटेड एमिशन हावी किस में है, स्पॉन्टेनियस और एब्जॉर्प्शन में। उसके लिए तीन कंडीशन है। तो ये हमारे पास आ गया लेजर एक्शन के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन या थ्री नेसेसरी कंडीशन।